हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों रेलवे में पूछे जाते हैं या रेलवे में पूछे जाने के दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। ये वीडियो दोस्तों केवल और केवल रेलवे वालों के लिए रहने वाली है, जैसे कि एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यानी कि रेलवे से संबंधित दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं इसको ये नहीं कह सकता कि एसएससी के लिए भी दोस्तों इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि एसएससी और रेलवे में अलग तरह के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिवाइज योर सेल्फ आज पार्ट 2 रहने वाला है दोस्तों। मैंने दोस्तों आप लोगों को एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो कि रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के पेपर हुए थे उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसकी मैंने सीरीज़ बनाई हुई है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप लोगों को देखनी है तो आई बटन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट के आज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर मानव शरीर की वृहत्तम कोशिका के बारे में बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन ए स्नायु कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका या वृक्क कोशिका। तो दोस्तों स्नायु कोशिका जो कि मानव शरीर की बड़ी कोशिका होती है। दोस्तों ये आप लोगों के लिए कम समय ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने के लिए ये सीरीज स्टार्ट की है मैंने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? कूलाम का नियम, ओम का नियम, न्यूटन का नियम या फैराडे का नियम। तो दोस्तों जो कि फैराडे का नियम है ये विद्युत अपघटन में नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों किसकी इकाई है आप लोगों को बताना है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों ऊर्जा की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। केवल और केवल दोस्तों रेलवे वाले स्टूडेंट ही इन वीडियो को देख सकते हैं। पृष्ठ तनाव की विमा दोस्तों आप लोगों को बतानी है कि पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है। MT-2 इसकी दोस्तों विमा होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल बताना है आप लोगों को कि आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा या उतना ही रहेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों अगर खड़ी हो गई वो लड़की झूले पर? तो दोस्तों उसका आवर्तकाल क्या होता है, घट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा बतानी है परसेंटेज में कि कितनी मात्रा होती है। तो 46% होती है नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया में। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या आप लोगों को बतानी है कि कितनी होती है। तो दोस्तों 78 इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है किस टेम्परेचर पर? दोस्तों पारे का प्रतिरोध जो कि आप लोगों का शून्य होता है तो 4 केल्विन पर दोस्तों यहाँ पर उसका प्रतिरोध शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेथेनॉल को क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोग को बताना है 4 ऑप्शन में से कि मेथेनॉल को क्या कहा जाता है। रबीर एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, वुड एल्कोहल या डिनेच्ड एल्कोहल। तो दोस्तों मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई को कितना करना होगा? अगर साधारण लोलक के समय को टाइम को दोगुना करने के लिए दोस्तों धागे की लंबाई को कितना करना होगा आप लोगों को यहाँ पर बताना है। दोस्तों धागे की लंबाई अगर आप लोग 4 गुना कर देंगे तो लोलक का समय 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग आप लोगों को बताना है कितना बढ़ता है, ठीक है। तो दोस्तों जब 1 डिग्री टेम्परेचर आप लोग बढ़ाएंगे तो 0.6 मीटर पर सेकंड का वेग बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानक दाब बताना है आप लोगों को कि मानक दाब कितना होता है। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। मानक दाब यहाँ पर होता है पारे का 760 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो दोस्तों क्या होता है? तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, घटती है, आवृत्ति बढ़ती है, घटती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों जब प्रकाश जो है लाइट वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? किस विटामिन का नाम है? तो दोस्तों ये
विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में या स्थिर तरंगों के रूप में? किस तरंग के रूप में दोस्तों ट्रैवल करती है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ट्रैवल करती है। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सोनार का उपयोग दोस्तों मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये समुद्री यात्रियों के द्वारा दोस्तों सोनार का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य में नाभिक ईंधन है। सूर्य में दोस्तों कौन सा नाभिकीय ईंधन होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ए, जो कि हीलियम होता है। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं कि शरीर के द्वितीय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आप लोगों को बतानी है कि शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों ये अग्नाशय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्र गोलक को बताना है कि किस सेट के द्वारा दोस्तों यह चालित होता है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों लैंग्वेज किस तरह से पूछी गई है। 6 मांसपेशियों से दोस्तों ये चालू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हैं। इसमें पूछा है सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हैं। 20वें क्वेश्चन में सभी अम्लों में दोस्तों सबसे अधिक समान तत्व यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ऑक्सीकरण को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? ऑक्सीकरण को दोस्तों आप लोग बताना है कि किस रूप से परिभाषित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के लाभ के द्वारा, प्रोटोनों का लाभ या प्रोटोनों की हानि या इलेक्ट्रॉनों की हानि? तो दोस्तों ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 22 कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन? कैसा हो दोस्तों? अम्ल का स्वाद यहाँ पर खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष दोस्तों किसकी इकाई है? ये हमारी दूरी की इकाई होती है। और 1 जूल बताना है कि 1 जूल की वैल्यू कितनी होती है? तो दोस्तों 10⁻7 अर्ग 1 जूल की वैल्यू होती है। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। दोस्तों पिंड का भार कब शून्य नहीं होगा ये आप लोगों को बताना है। जब पिंड पृथ्वी के केंद्र पर होगी, या स्वतंत्र गिरने के दौरान, या अंतर्ग्रहित अंतरिक्ष में, या किसी घर्षणहीन सतह पर। तो दोस्तों जब पिंड जो है स्वतंत्र गिरने के दौरान, जब स्वतंत्र गिरती है तो उसका भार शून्य नहीं होता है। 25वें का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लगभग दोस्तों मैं आप लोगों को 75 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोगों को बताने हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? तो दोस्तों ये पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बर्फ़ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा? दोस्तों क्या उसमें परिवर्तित होगा? वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या कोई भी चेंज नहीं होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जब हम बर्फ़ के टुकड़े पर प्रेशर लगाते हैं तो उसका गलनांक जो कि घट जाता है। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? कौन सा फाइबर दोस्तों न्यूनतम प्रवृत्त है? टेरिलीन, सूती, नायलॉन या पॉलिस्टर? तो दोस्तों ये जो सूती होता है ये आग पकड़ने के लिए सबसे कम प्रवृत्ति का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? किसकी परत होती है दोस्तों? ये टेफ्लॉन की परत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती? नाइट्रिक अम्ल से दोस्तों कौन सी धातु इफेक्टेड नहीं होती है? ये आपको बताना है। चांदी, सोना, तांबा या पारा? तो दोस्तों सोना जो है नाइट्रिक अम्ल द्वारा यहाँ पर इफेक्टेड नहीं होती है। 30वें का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर भारी जल के बारे में आप लोग को बताना है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, बर्फ़, आसूत जल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है वही यहाँ पर भारी जल के नाम से जाना जाता है। लाफिंग गैस के बारे में बताना है। लाफिंग गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम बताना है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का दोस्तों यहाँ पर आप लोग को
सामान्य नाम आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं होता है। किससे दोस्तों ध्वनि का संचरण नहीं होता है? इस्पात, वायु, निर्वात या पानी। तो दोस्तों निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की परिक्रमा की गणना किसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर की जाती है। ऑप्शन आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आप लोग बताएंगे कि वियन के प्रतिस्थापन द्वारा, नियम द्वारा, या एम्पेयर के तैरने के नियम द्वारा, एम्पियर के, या डॉपलर प्रभाव द्वारा, या रमन इफेक्ट द्वारा। दोस्तों ग्रहों की परिक्रमा की गणना यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी। 36वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में धमनियों का दोस्तों आप लोग को वर्क बताना है कि धमनियों का कार्य क्या होता है। धमनी का कार्य दोस्तों हृदय से रक्त को लाना होता है, यही इसका आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 36वां हो गया हमारा। 37वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। परमाणविक भार को दोस्तों किसमें व्यक्त किया जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई यूनिट में इसको व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। इसमें कहा गया है कि तापमान को कितना कम कर दिया जाए कि सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। 38वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप लोग टेम्परेचर को -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचा देंगे तो दोस्तों गैस जो है शून्य आयतन घेरेगी। ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम मूलतः आपको बताना है कि नॉर्मली एंजाइम होते क्या हैं। वसा, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन। तो दोस्तों ये प्रोटीन होते हैं, एंजाइम एक तरह से प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, शून्य होती है, या अपरिमित होती है, या दोस्तों प्रतिरोधकता इसमें ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों अतिचालक एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें जो कि प्रतिरोधकता शून्य होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर की वैल्यू आप लोग को बतानी है कि कितनी होती है। 746 वाट 1 हॉर्स पावर की वैल्यू होती है। वायुमंडलीय दाब के आकस्मिक घटाव दर्शाता है, यानी कि जब वायुमंडल दाब अचानक से कम हो जाता है तो दोस्तों क्या इफेक्ट होता है। तूफानी मौसम होता है, या साफ स्वच्छ मौसम होता है, आर्द्र मौसम होता है, या शुष्क मौसम होता है। दोस्तों जब वायुमंडल दाब अचानक से घट जाता है तो उसमें तूफान आने का संभावना होती है, यानी कि तूफानी मौसम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरकत्व के बारे में बताना है कि इसकी इकाई क्या होती है। ओम, फैराडे, हेनरी या कूलाम। तो दोस्तों ये हेनरी इसका यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। ब्लड कैंसर दोस्तों इसमें से बताना है आप लोग को किसे कहा जाता है। ल्यूकेमिया को दोस्तों ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कई बार पूछा गया है। ध्वनि की इकाई दोस्तों आप लोगों को बतानी है कि ध्वनि को किसमें मापा जाता है। यूनिट के बारे में आप लोगों को बताना है, ये होगा डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी। टेलीग्राफी के आविष्कार करने वाला कौन था दोस्तों। टेलीग्राफी का आविष्कारक के आप लोगों को नाम बताना है कि कौन है। ये दोस्तों यहाँ पर मोर्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण यानी कि यंत्र का उपयोग दोस्तों किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम लोग ऑडियोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शुष्क सेल से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि शुष्क सेल क्या है दोस्तों, आप लोग को इन ऑप्शन में से बताना है। चतुर्थ सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शुष्क सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की दोस्तों मात्रक बताना है, यानी कि यूनिट बतानी है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा की इकाई दोस्तों आप लोगों को बतानी है, जो कि किलोवाट घंटा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों का रिवीजन हो रहा होगा अच्छे से, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक से तो आप लोगों ने पहले ही क्लियर कर लिया होगा। जैसे कि आप सभी को पता है टेंटेटिव डेट जून में दी गई है आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो लेकर आऊँगा।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कि प्रतिरोध की यूनिट आप लोग को बतानी है। आप लोगों से दोस्तों यहाँ पर यूनिट के बारे में पूछा जा रहा है, वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम। ठीक है, इसको इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का आप लोगों को रीजन बताना है दोस्तों, कि वायुमंडल में जो कि बादल किस कारण से तैरते हैं। बादलों का दोस्तों घनत्व जो कि कम होता है, इसलिए वे तैरते रहते हैं। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? मायोपिया, मोतियाबिंद, रतौंधी या हाइपरमेट्रोपिया। इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि को कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया में दोस्तों क्या होता है, दीर्घ दृष्टि होती है या निकट दृष्टि दोष होता है या वर्णधानता होती है या रतौंधी होती है। तो दोस्तों इसमें निकट दृष्टि दोष होता है। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? जल संक्रामक रोग के बारे में बताना है। हैजा, चेचक, प्रतिशय या शीत ज्वर। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग को इसमें से बताना है। तो दोस्तों जो कि हैजा जो कि है जल संक्रामक रोग होता है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आप लोगों को बतानी है दोस्तों, ये होती है 25 सेंटीमीटर। टीबिया अस्थि डैश में होती है। टीबिया अस्थि दोस्तों आप लोगों को बतानी है कि ये कहाँ पर होती है, पैर में, जांघ में, भुजा में या कपाल में। तो दोस्तों ये होती है हमारे पैर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 क्वेश्चन है यहाँ पर, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग। विटामिन ई की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है हमारा, ये किधर गया क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा 58। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं, जनन क्षमता की कमी हो जाती है इससे। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज का रोग हो जाता है? दोस्तों जब अग्नाशय कार्य नहीं करता है सही तरीके से, तो इसमें डायबिटीज का रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 60 क्वेश्चन है कि एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, ये किससे संबंधित दोस्तों बीमारी है? आप लोगों को बताना है, कानों से, आँखों से, नाक से या गले से। दोस्तों ये आँख से संबंधित बीमारी होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आप लोगों को बताना है सार्स का पूरा नाम। सार्स का जो दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी गई है। यहाँ पर होता है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों 62 क्वेश्चन है यहाँ पर, फलों के अध्ययन को दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को हम लोग यहाँ पर पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नाशपाती का कौन सा भाग दोस्तों खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन, बीजाणु, दोनों या कली। तो दोस्तों नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए कैरामल, कार्नोलाइट, ब्रेजिंग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर कैरामल का यूज किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ऊपर दिया गया है, चावल, गेहूँ, बीन्स या मकई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बीन्स, ऑप्शन नंबर सी। कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बीज, फूल, पत्ती या छाल। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा बीज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? उसका नाम आप लोग को बताना है। तो दोस्तों लुई पास्चर जी ने रेबीज के टीके की खोज करी थी। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या दोस्तों आप लोग को बतानी है। ये 3 होती है दोस्तों, ये ऑटो से संबंधित आप लोगों से पूछ लिया गया है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ठीक है, जो आप लोगों के घरों में होती है वॉशिंग मशीन, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? ये अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है, न्यूट्रॉन में दोस्तों क्या होता है, ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश
या कोई आवेश नहीं आता, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी? इस चीज़ के बारे में बताना है कि दोस्तों एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, या न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, या न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, या ये तीनों ऑप्शन सभी सत्य हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या जो है समान होती है। एल्केन का दोस्तों आप लोगों को सूत्र बताना है। एल्केन का इनमें से सूत्र कौन सा होता है? CnH2n+2। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं, हमारा लास्ट 4 क्वेश्चन रह गए हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों किस पर आधारित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये परमाणु क्रमांक के आधार पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। जिप्सम का व्यापारिक नाम दोस्तों आप लोगों को बताना है कि जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या होता है? ये होता है कैल्शियम सल्फेट है। और 66 क्वेश्चन है। क्वार्टज का दोस्तों आपको केमिकल नेम बताना है आप लोगों को। क्वार्टज का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी थी? हेनरी बैकुरल, जॉन्स जेकब बर्जेलियस, या सत्येंद्रनाथ बोस, या अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोस्तों हेनरी बैकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे? वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगी हो थोड़ी बहुत भी, तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना जो कि रेलवे का एग्ज़ाम देने को तैयार हैं। और वीडियो को लाइक भी करना दोस्तों, ताकि मुझे पता चल सकता है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।